वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। बच्चों, हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट बोर्ड्स के लिए। हर बोर्ड में एमसीक्यू पार्ट बन चुका है जैसा आपको पता है। और स्पेशली अभी बात करें तो टर्म 1 सीबीएसई की, तो मैं पेपर डिस्कस कर रहा था जो केंद्रीय विद्यालय के स्पेशल महारथी टीचर्स ने जो सेट किया है। वो बहुत ही अच्छे पेपर, बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया है। तो हम लोग क्रेडिट सारा उनको दे रहे हैं। ये उनकी महानता है कि वो मटेरियल हमें बनाकर यूज करने दे रहे हैं। हम तो खाली इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस सेक्शन सी। 6 सवाल हैं जिसमें से हमें 5 करने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सिमिलर क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था, उसे मिलता जुलता ये है। आइसोलेटेड चार्ज Q1 यहाँ पर ये है जिसका मास m है, यानी इसका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ mg। तो ऑब्वियसली अभी जो टेंशन है इसमें वो है T। तो मैं लिख सकता हूँ इनिशियल टेंशन जो थी T वो है mg के बराबर। अब इसको हमने फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, थ्रेड की लेंथ भी L है हमारे पास है। एक और चार्ज Q2 यहाँ पे ला दें इसके पास। तो क्योंकि साइन मेंशन नहीं है, Q2 अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा, तो हम डिफॉल्ट से मान के चलेंगे जब कोई भी साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव है। तो Q2 इसको रिपेल करेगा तो इसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। इट विल बी रिपेल्ड दिस डायरेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन से अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो ये नई पोजीशन है। तो पूछे टेंशन कितनी होगी थ्रेड में। मान लेते हैं टेंशन है T डैश। ओके, तो अब यहाँ जो सिचुएशन है उसको जज करते हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, किधर लग रहे हैं। फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, फिजिकली अगर मैं इसका आंसर बताऊं, हम एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर जो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं इसमें खाली हमें ये बताना है ज्यादा है कि कम। तो फिजिकली मैं इसके सीधे जवाब लगा सकता हूँ, बढ़ जाएगी, ग्रेटर देन mg। क्यों बढ़ जाएगी? लॉजिक ये है कि अगर मैं इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे कि ये Q2 इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना फोर्स लगाएगा, Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगाएगा। तो हमें ये तो पता है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन नॉट बैलेंस दी वर्टिकल फोर्सेस, आपने सुना ही होगा। पर अभी टेंशन वर्टिकल नहीं रही है, कुछ एंगल पर हो गई है, तो ये उसको कंट्रीब्यूट करेगा। अब कैसे कंट्रीब्यूट करेगा टेंशन को बढ़ाने का काम, क्योंकि यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है। ये तो फिजिक्स मैंने बताई। अब इसकी मैथमेटिक्स पे चलते हैं बच्चों। मैथमेटिक्स पे चलते हैं तो फिर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ रिजल्टेंट निकालने के लिए। मैंने कंपोनेंट्स रिजॉल्व किए, ये एंगल भी थीटा होगा। तो mg जो नीचे की तरफ लग रहा था, mg जो काम कर रहा है नीचे की तरफ, उसका कंपोनेंट काम करेगा mg cos थीटा तक। और ये mg cos थीटा टेंशन T के बराबर होगा। सही है, टेंशन T डैश के बराबर होगा mg cos थीटा। इसको बैलेंस करेगा, प्लस Fe का एक कंपोनेंट आ जाएगा, ऐसे हम कह सकते हैं। तो along the thread and perpendicular to the thread, अगर मैं बैलेंस करके इक्वेशंस लिखता हूं तो मैं लिखूंगा T डैश इक्वल टू mg cos थीटा। अब mg है पुरानी वाली टेंशन, ठीक है। तो T डैश इक्वल टू T cos थीटा, अगर उसको हम यहाँ पे रख दें, पर साथ में ये भी तो आ रहा है, इसको क्यों भूल जाएंगे हम। Fe का कंपोनेंट भी आएगा बच्चों इधर, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा है। तो Fe sin थीटा भी आएगा साथ में, प्लस Fe sin थीटा। और Fe की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे mg के टर्म्स में, ये है mg sin थीटा, और यहाँ पर ये है Fe cos थीटा। तो Fe की वैल्यू आ रही है हमारे पास, Fe इक्वल टू mg tan थीटा, ठीक है। mg sin थीटा अपॉन cos थीटा, mg tan थीटा, ये Fe की वैल्यू आई। मैं अगर यहाँ पे रख देता हूँ इसको, mg cos थीटा प्लस
एम जी टेन थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, थोड़ा बड़ा हो रहा है, हो सकता है शॉर्टकट कोई निकल के आए, इंटू साइन थीटा, ये मिला मुझे, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है मेरे पास। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुरानी टेंशन एम जी से बड़ा होगा, ये क्वांटिटी बड़ी होगी या छोटी होगी, बस उतने में मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे पता करें, हाउ टू फाइंड आउट, और जगह है नहीं मेरे पास यहाँ पे, यहाँ पर है जगह। सो वापस से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। Q1 जब इक्विलिब्रियम में आ गया है, टेंशन इन थ्रेड विल बी, जो टेंशन है वो कितनी होगी थ्रेड में। तो अभी जो T मुझे मिल रहा है, हाँ एक और तरीका हो सकता है आसान। देखिए मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, मैं क्या कर सकते हैं, ब्राउन ले लेते हैं। अगर मैं T डैश का कंपोनेंट इधर निकालूं तो मैं क्या बोलूंगा, T डैश कॉस थीटा, T डैश कॉस थीटा mg के बराबर है। ठीक है, अब देखिए नाक पे खुजले हुए ऐसे खुजा सकते हैं, ऐसे भी खुजा सकते हैं घुमा के। तो आसान तरीका ये है, तो आसान तरीके से पहुंचते हैं, इतने लंबा सॉल्यूशन निकालना रीजनेबल यहाँ पर नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हमें सीधे सीधे मिल रहा है टी डैश नई टेंशन है एम जी अपॉन कॉस थीटा, और क्योंकि थीटा यहाँ पर कुछ एंगल है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, उसके बाद ये इसका वैल्यू घटती जाती है, तो कॉस थीटा इज लेस देन 1 एंड इट इज लेस देन 1, सो टी डैश इज ग्रेटर देन एम जी। तो हम बोलेंगे टेंशन बढ़ गई भाई, टेंशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है टेंशन बढ़ गई। नो नीड, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ टेंशन, ये हो गया आंसर। बिकॉज आपने सब कुछ किया है, सब करते जा रहे हैं आप, बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल अपने अपने ऊपर भरोसा रखिए, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाना चाहिए जैसे जैसे हम अगला पेपर सॉल्व करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, अच्छे सवाल हैं इस पेपर में। इन ए सीरीज एलसीआर सर्किट, ईएमएफ लीड्स करंट, मींस एली द आइसमैन आपको बताया था। तो सर्किट कैसा है नेचर में, इंडक्टिव है एट प्रेजेंट। नाउ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज स्लाइटली, तो आपको एक ग्राफ याद आ जाना चाहिए, बोर्ड पे ले चलता हूँ। ये ग्राफ था बच्चों फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच, ग्राफ लुक लाइक दिस। नहीं तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करें, प्लेलिस्ट में जाएं EMI एंड AC, वहां पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा पूरा। तो ये हम देख रहे हैं, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट हो जाती है मैक्सिमम। इसके पहले सर्किट होता है नेचर में कैपेसिटिव, उसके बाद में होता है इंडक्टिव। क्योंकि अभी इंडक्टिव है तो फ्रीक्वेंसी इस रीजन में कहीं है, ये बात हमें समझ में आ रही। लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज स्लाइटली, थोड़ा सा हमने घटाया, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी को कम किया, तो किधर जाएंगे, पीक की तरफ जाएंगे, रेजोनेंस की तरफ हम जाएंगे, क्योंकि इंडक्टिव था। उसके बाद कैपेसिटिव होएगा, और भी घटाएंगे तो आपसे पूछा है क्या क्या होगा, करंट एम्पलीट्यूड। तो करंट एम्पलीट्यूड देखिए क्या हो रहा है, करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, पीछे जा रहे हैं ना हम, करंट एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, करंट का एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। ए के साथ किसका कॉम्बिनेशन बना, फर्स्ट। अच्छा फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट तो हम cos फाई को बोलते हैं, और तो कुछ है नहीं, फेज कांस्टेंट और किसको बोलेंगे, फेज कांस्टेंट तो वही होता है cos फाई, और वो होता है r बाई जेड। जेड कम हो रहा है, आर कांस्टेंट है, तो फेज कांस्टेंट भी बढ़ेगा इस हिसाब से, तो फेज कांस्टेंट भी बढ़ेगा। फेज कांस्टेंट और किसको कहते हैं मेरे को आइडिया नहीं अभी समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा है तो आप अकॉर्डिंगली डील कर लें इसको। मैं तो फेज कांस्टेंट के नाम पे फाई जानता हूँ। अच्छा तो कॉस फाई है आर बाई जेड, तो फाई, हाँ 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 हाँ, ध्यान से समझिए बच्चों, ये बहुत फाइन डिटेल है। फेज कांस्टेंट तो फाई है, कॉस फाई तो पावर फैक्टर है, तो कॉस फाई हमारा बढ़ रहा है क्योंकि जेड घट रहा है, तो फाई घट रहा है तब तो कॉस फाई बढ़ेगा। फाई 0 डिग्री होता है तब कॉस 0 1 होता है, समझ गए बच्चों। तो फेज कांस्टेंट मैं भी समझ गया, आप भी समझ गए,
तो क्या लिखूं, घट गया, डिक्रीजेस, सेकेंड डिक्रीजेस। अच्छा, पावर डेवलप्ड इन रजिस्टर, रजिस्टर में जो पावर डेवलप हो रही है, वापस पे चलते हैं, जब करंट बढ़ेगी तो पावर डेवलप आई स्क्वायर आर बढ़ेगी, तो पावर बढ़ गई है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, रजिस्टर की जो पावर है वो बढ़ गई क्योंकि करंट बढ़ गई है। ठीक है, फर्स्ट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस हमने देखा घट रही है, डिक्रीजेस, सेकेंड। ओके, तो अब कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन वो देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं फिर से। ए फर्स्ट, बी सेकेंड, फोर्थ तो कहीं आ ही नहीं रहा है, सी फर्स्ट आ रहा है, ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी फर्स्ट, डी सेकेंड, ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया बच्चों केस स्टडी। पैराग्राफ आपकी इच्छा है तो पढ़िए, नहीं इच्छा है तो छोड़ दीजिए, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक अप्रोच है, आपको अच्छे लगे तो लगाइए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप पढ़ के भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मेटल डिटेक्टर्स इंस्टॉल्ड एट एयरपोर्ट्स, ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बच्चों को बताता हूँ मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस के प्रिंसिपल पे कैसे इसको धोखा देना है वो बताता हूँ मैं, या कैसे कोई धोखा दे सकता है ना, एथिकल हैकिंग एंड अदर प्लेसेस फॉर सिक्योरिटी पर्पस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं, पर ज्यादा सही जवाब होगा इन चारों में से, बेस्ट ऑप्शन ये है, ज्यादा सही जवाब है एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, हम जानते हैं अच्छे से हेनरी है, अब हेनरी तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो अब क्या करें, एल का कोई फॉर्मूला देख लेते हैं, एल का फॉर्मूला ई अपॉन डी आई बाई डी टी, अभी यूज किया था इसी पेपर में हमने, तो ई अपॉन डी वाई डी टी अगर मैं लेता हूँ तो वोल्ट, डी टी ऊपर जाएगा, सेकेंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर, ये हो गया डी ऑप्शन। What is the angle made by the plane of eddy currents with the plane of magnetic field? जैसे मान लो ये मेटल की प्लेट है, तो एडी करंट्स इसमें इंड्यूस हुई, तो वो एडी करंट एडी की फॉर्म में ऐसे इंड्यूस हुई, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर किस डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐसे होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो आंसर हो गया 90 डिग्री, तो करेक्ट ऑप्शन इज 90 डिग्री। Which of the following statements is not correct? Not correct. गौर करें, not correct. Whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, an EMF is induced in the circuit. सही है तो? Induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continues. भी सही है, केवल तब तक ही होता है इंडक्शन जब तक चेंज होता है, चेंज खत्म इंडक्शन खत्म। आदमी कैसा है, मतलबी, जब तक मतलब है तब तक वो आपसे बात करेगा, मतलब निकल गया तो अपने रास्ते में अपने रास्ते। ओके, सी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ पोलैरिटी बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की ना, ये कई जगह मिसकंसेप्ट है, डायरेक्शन के गलत लिखा रहता है, पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ में डायरेक्शन नहीं होती, ईएमएफ में पोलैरिटी होती है, डायरेक्शन करंट में होती है, so polarity of induced EMF is given by Lenz law. Okay, Lenz law is consequence of law of conservation of momentum, नहीं एनर्जी। तो हमने ढूंढ लिया, शाबाशी दो अपने आप को, हमने ढूंढ लिया, दिस इज द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट। तो बच्चों ये हो गया पूरा पेपर हमारा, बधाई हो सभी को, फिर मिलेंगे हम पेपर नंबर 3 के साथ। कोशिश करता हूँ आज 1 घंटे बाद फिर से वीडियो बनाऊंगा। तो हैप्पी लर्निंग।